राधे कृष्णा दोस्तों अभी हमने एंशियंट हिस्ट्री के पहले स्टोरी में हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के से रिलेटेड हमने स्टोरी जानी थी। अब इससे आगे के स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं स्टोन एज से निकल करके अब जाते हैं ताम्रपाषाण काल में। यानी कि अब जो मनुष्य है वो एक नई सभ्यता में एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे जो मनुष्य है वो पहली बार वो समझेगा धातु के जादू को। वो यहाँ पर सीखेगा ताम्र यानी कि तांबे की इस्तेमाल का। यानी कि अब वो तांबे के पत्थर के साथ साथ पाषाण के साथ साथ अब वो तांबे की भी इस्तेमाल को समझेगा। तांबे की शुरुआत हो चुकी है। पत्थर के साथ अब तांबे के मिलाकर के औजार बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे मनुष्य या मानव के विकास के लिए धातु की ओर उनका बहुत बड़ा कदम था। यह कदम बदलाव को संकेत कर रहा था, उनकी जीवन शैली के बदलने की ओर संकेत कर रहा था। इंसान द्वारा जो खोजा गया था सबसे पहले जो धातु थी वो तांबा ही थी। तांबे का इस्तेमाल वो औजार के साथ साथ कृषि के सामान बनाने में, उनके साथ बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। तांबे के साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारी शुरुआतें ऐसे करी उन्होंने कि जो तांबा था, अभी जैसे हमने बताया कि औजार बनाने में, कृषि के सामान बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में वो इस्तेमाल करते थे। इसमें मनुष्य ने सीखा होगा कि ज़मीन से तांबा कैसे निकालना है, ज़मीन से तांबे की प्राप्ति उनको कैसे हुई, उसको गलाना सीखा होगा, उनको ढालना सीखा होगा और उनसे वस्तुएं बनानी सीखी होंगी। इसमें जो मनुष्य लगे हुए होंगे, जो मानव इस कार्य को बार बार कर रहे होंगे, तो वो इस कार्य में जाहिर सी बात है माहिर हुए होंगे। माहिर हैं यानी कि अब उनको एक काम करने का, एक रोजगार करने का एक अवसर प्राप्त हो गया है। लेकिन पहले के कालों में या पहले के हम पाषाण काल जब पढ़ रहे थे तो सभी मनुष्य ज़्यादातर खेती कर रहे थे और पशुपालन कर रहे थे, तो वो उनका एक दायरा निश्चित था। अब यहाँ पर आके क्योंकि धातु की खोज हो गई है, उसको ज़मीनों से निकाल रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं, गला रहे हैं और उनको वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो यानी जो मनुष्य ये कार्य कर रहे हैं तो कुछ मनुष्यों को एक तरीके से कार्य करने का अवसर और प्राप्त हो गया। इस समय के लोग जो हैं वो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। इस काल में यानी ताम्रपाषाण काल में अब उस काल में क्या होता था, जो मनुष्य थे, अगर किसी मनुष्य का देहांत हो गया है या जो मनुष्य मर गए हैं या उनको वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उन मनुष्यों की शरीर को, उन मनुष्यों के जो शव हुआ करते थे उनको बड़े बड़े बर्तनों में, कलश में या इमर्तमानों में रख के ज़मीन में दफनाया जाता था। इस समय के काल उनको हम डॉम्स भी कहते हैं, उनको हम कह सकते हैं, टीले भी कह सकते हैं इनको हम कहें तो। इस समय में जो मनुष्य है वो घोड़ों के बारे में नहीं जानता था, पकी हुई ईंटों के बारे में नहीं जानता था, उनका इस्तेमाल कैसे होता है इसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। ताम्रपाषाण काल की बात कर रहे हैं। उस काल में जो मकान हुआ करते थे वो पक्के नहीं होते थे, घास फूस के, लकड़ी के, कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। यानी कि उस काल के अंदर अगर हम बात करें, उस समय की बात करें, तो मनुष्य विकसित तो हो रहा था, वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक उदारवादी हो रहा था, वो चीज़ों को इस्तेमाल करना सीख रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी वो अननोन था। वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल अभी नहीं जानता था। जैसे कि अभी बात करें घोड़ों का, उनको नहीं प्रयोग पता था, घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे, पकी हुई ईंटों के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब वो रह रहे थे, गांव बस्तियां बस रही थी, समूहों में रह रहे थे, खेती पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, ज़रूरतें उनकी बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है बर्तनों की ज़रूरत पड़ी होगी। क्योंकि अगर उनको फसल उगानी है, अनाज को संग्रह करना है, खाना पकाना है, कृषि के लिए औजार ज़रूरत है, तो बर्तनों के लिए एक खास
कलाकृति का इस्तेमाल करते थे, एक खास मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, एक खास कलर की पहचान करते थे। मिट्टी के बर्तन उस काल में पाए जाते थे और ख़ास करके काले और लाल कलर के बर्तन पाए जाते थे। जो बर्तन के अंदर का और गर्दन के बाहर का जो हिस्सा है वो काले कलर का होता था और बाकी का हिस्सा जो है वो लाल कलर का होता था। दूसरी शैली के बर्तन भी वहाँ पे पाए जाते हैं जिसमें गेरुआ रंग के बर्तन प्राप्त होते हैं। इस तरीके के जो साक्ष्य हैं वो गंगा और यमुना के जो मध्य क्षेत्र हैं उनसे बर्तनों की जो प्राप्ति हुई है वहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बर्तनों के ऊपर, उन बर्तनों के ऊपर उनकी संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं कि उस तरीके से वो बर्तनों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते थे उसकी उनको झलक देखने को मिलती है। इस तरीके की जो ताम्रपाषाण के जो साक्ष्य हैं वो खास करके भारत के जो महाराष्ट्र क्षेत्र है उसमें जोरवे संस्कृति पाई जाती है, यानी कि वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं बर्तनों के उसमें महाराष्ट्र की जो संस्कृति जोरवे संस्कृति है वो देखने को मिलती है, जो कि जोरवे और आपका दाइमाबाद, नेवासा और ईमान गांव की संस्कृति झलकती है। यहाँ से कांसे की भी बहुत भारी मात्रा में प्राप्ति हुई है। कांसे की जो वस्तुएं हैं उनका भी साक्ष्य देखने को मिलता है। ये एक तरीके से एडवांस स्टेज दिखाता है, यानी कि यहाँ पर जो ताम्रपाषाण काल है वो अपने एडवांस स्टेज में पहुँच गया है। इसके अलावा जो दाइमाबाद क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है उसमें इनकी और भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति, इसके अलावा गैंडे, हाथी, भैंसे की आकृति भी देखने को मिलती है। और राजस्थान से हमें साक्ष्य जो मिलते हैं जिसमें कि दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है जिसमें बनास नदी पड़ती है वहाँ आहार और घिलाद और आपको आहार संस्कृति भी देखने को मिलती है। तांबे के औजार देखने को मिलती है जिसे हम ताम्रवती भी कहते हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको जैसे मालवा हो गया, कायथा हो गया, एरण हो गया, वहाँ से मालवा संस्कृति जो कि उच्च कृति की या उच्च कृष्टि की या मृद भांड जिसे हम मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं कि उनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हम पूर्वी भारत पे। पूर्वी भारत में अगर हम जाएं तो बिहार के चिरांद और सोनपुर स्थल से उनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में जाएं तो पश्चिम बंगाल के पांडु राजा, डिम्बी, जिसमें डिम्बी के वर्धमान क्षेत्र से आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर है महियादल जो कि मिदनापुर ज़िले में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से भी आपको इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर हमारा जो अगला कदम है या नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अभी यहाँ पर बात हुई हमारी ताम्र की यानी कि तांबे की। अब जो एडवांस स्टेज में हम एंटर कर रहे हैं तो अब यहाँ पे मिश्र धातु यानी कांसे की भी खोज हो चुकी है। कांसे की खोज हुई है तो कांसे के साथ में एक नई संस्कृति की भी शुरुआत हो गई है। एक नई सभ्यता का भी इस्तेमाल यहाँ पे देखने को या कह सकते हैं शुरुआत यहाँ से देखने को मिलती है। और वो नई संस्कृति है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या कह सकते हैं इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका जो समय था वो 3300 BCE यानी कि 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका साक्ष्य देखने को मिलते हैं, या इसका जो समय था वो इतना रहता है। इसमें जो हम इसकी मुख्य बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैसे तो सबने सुन रखा है, सबने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल की बात कर रहे हैं तो अब तक हम बहुत आगे आ चुके हैं, जिसमें कि हमने बचपन से ही अपने 7th 8th स्टैंडर्ड से ही सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पली है, जिसमें कि भारत की पहली ज्ञात शहरी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसमें जो सभ्यता है वो बहुत सुनियोजित ढंग से
देखने को मिलती है। और इसका जो नामकरण दिया था वो जॉन मार्शल ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहे थे, उन्होंने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया था। इसके तहत जो इस घाटी का विस्तार है, यानी कि इस सभ्यता का जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपको भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक देखने को मिलता है। और पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर बात करें तो हम सिंध, बलूचिस्तान तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। उत्तर में अगर बात करें हम भारत में, तो भारत के उत्तर में अगर हम जाएं तो जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में जाएं तो महाराष्ट्र के दाइमाबाद, और पूर्व में अगर हम बात करें तो यूपी के आलमगीर, और अगर पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान के सुत का गैंडोर तक इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपने आप को दर्शाती है। उस समय में हम उस सभ्यता को अगर देखें अब के समय में, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय के लोग कितने व्यवस्थित रहे होंगे, उनके कितने अच्छे पैटर्न रहे होंगे, क्योंकि उनकी जिस तरीके की संस्कृति थी, जिस तरीके की वो सभ्यता हमें आज देखने को मिलती है, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उस समय के लोग इतने हाइजीन रहे होंगे, साफ़ सफाई वाले होंगे और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस उनकी रही होगी। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूर्ण सुनियोजित पूरा के पूरा शहर था। पूरी जो योजना बनाई गई थी वो लगता है जैसे कि बहुत ही कोई कुशल कारीगरों ने, बहुत कुशल इंजीनियर्स ने वो डिज़ाइन किया हुआ था, जिसमें कि उस सभ्यता में देखने को मिलता है कि जो पूरा नगर था वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ था। एक तरीके से वहाँ की जो सड़कें थीं वो सीधी थीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक ग्रिड्स पैटर्न बना हुआ था। जो आपकी नालियाँ हैं यानी ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन बना हुआ था कि अब के समय में और उस समय को अगर हम कंपेयर करें तो हमें लगता है कि अब का समय तो हम उनके इतिहास को जी रहे हैं, ना कि हमने कुछ अपना विकास किया, बल्कि वो पहले से ही इतने विकसित थे कि जो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था उसमें जैसे आपका पानी की जो पूरी व्यवस्था थी, वो पानी की व्यवस्था थी, उनके घर घरों तक पानी था और ढकी हुई नालियाँ थीं। घर घर में जो घर थे वो सड़कों के दोनों किनारों से घर बने हुए थे। घर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से थे, उनका पूरा उसमें रोशनदान, खिड़कियाँ, सब चीज़ थी। हर घर में बाथरूम था, बाथरूम से ड्रेनेज सिस्टम जो कि मेन नाली से जुड़े हुए थे, हर घर से जो नालियाँ जुड़ी हुई थी वो भी पूरी साफ़ सफाई से पूरी ढकी हुई रहती थी। और जो घरों के दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ न खुल के, क्योंकि अगर सड़कों की तरफ दरवाजे खुलेंगे तो रोड ब्लॉक होंगे, उनके दरवाजे साइड से खुलते थे और उनकी प्रॉपर सनलाइट आने की, पूरी रोशनदान, पूरी हवा पानी की पूरी व्यवस्था थी। उसकी जो इसके अलावा उनके पास स्टोरेज पैटर्न बहुत अच्छे थे, यानी अन्नागार थे, अन्नग्रह थे। अन्नों को यानी कि अनाज को संग्रहित करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे उनके पास बर्तन थे, उनके पास अच्छे किस्म के मनके थे, वस्त्र थे, बर्तनों का बहुत अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करते थे। अगर हम आगे बात करें, ये तो बात हुई शहरी विकास की। वहाँ पे व्यापार सिस्टम चलता था, यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रांग थी। एक तरीके से कहें तो वो खेती, कपास की खेती करते थे, पशुपालन करते थे। उनका सिस्टमेटिक वे से जो मार्केटिंग करने का है, व्यापार करने का है, वो सिस्टम बहुत ही बेहतरीन माना जाता था। और जो आपको कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में है जैसे कि बलूचिस्तान तक, क्योंकि हमने अभी बात करी है कि उसका बहुत सारा दायरा पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो बलूचिस्तान में पानी को बचाने के लिए छोटे बांध देखने को मिलते थे, जिन्हें हम गबरबंद या नाला भी कहते थे। यानी अब सोचिए कि उस समय में भी कितना उनका सिस्टम इतना पावरफुल था कि वो ये लोग लेके चल रहे थे कि हमें पानी को बचाना है, पानी को हमें व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करना है
उसमें एक बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्नानागार भी था। और ये जो और उस स्नानागार में ऊपर से नीचे उतरने की सीढ़ियाँ भी थी। अब उसमें ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि वो शायद जो स्नानागार था वो धार्मिक जो पूजा पाठ हुआ करते थे उस समय में उसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा वहाँ पर आपको कपास की खेती देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको जो कपास की खेती है वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन से उसके सिंडोम जिसे हम कहते हैं, सिंडन कहते हैं, इसीलिए उसका नाम यूरोपियंस में सिंडन पड़ा, इसीलिए उसका नाम सिंध पड़ा, उसी से उनका नाम सिंधु पड़ा। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि सिंधु नदी की वजह से ही उसको एक सिंधु नाम पड़ा, लेकिन क्योंकि कपास की खेती होती थी, यूरोपियंस आते थे, यूरोपियंस ने अपनी भाषा में उसको सिंडन नाम दिया और उसी से उसका नाम पड़ गया। इस सभ्यता में आपको कांसे के औजार देखने को मिलते हैं, बर्तनों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लोहे की जानकारी इस सभ्यता में नहीं थी। इस सभ्यता में जो मुख्य कार्य थे वो देखने को मिलते हैं, कपड़े बनाना, ईंटें बना के उनको पकाना, नाव बनाना, मन के गहने बनाना। यहाँ के इन कार्यों में लोग एक्सपर्ट थे। इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। जैसे कि सोना जो है इस काल में था, बहुत आता था, और ये माना जाता है कि जो सोना था वो कर्नाटक से आता था। कर्नाटक से सोने का आदान प्रदान चलता था यहाँ पर। इसके अलावा जो सोने का कर्नाटक से आना और जोडाइक पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते थे। जोडाइक पत्थर असम के दार्जिलिंग के इलाके से आते थे। यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन हैं, क्योंकि लोग बाग खाना जो बनाते थे वो मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे। अन्न का जो संग्रह किया जाता था वो भी मिट्टी के बड़े बड़े जो बर्तन की अन्न को इकट्ठा करने के लिए वो भी बनाए जाते हैं। और ये माना जाता है कि उस समय जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो चाक पर बनाए जाते थे, यानी कि अच्छी क्वालिटी के जो है वो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। मिट्टी के बर्तन जो है वो उस पर एक आकृतियाँ भी बनाई जाती थी, उसमें डिज़ाइन भी बनाई जाती थी, और वो ज़्यादातर लाल और काले कलर के बर्तन हुआ करते थे। उनको मृद भांड भी कहते हैं, हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर हम देखने को मिलता है। इसके अलावा अब क्योंकि इकोनॉमी वहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग थी, व्यापार बहुत होता था, तो मोहरें भी मिली हैं। मोहरें, सैलखड़ी जिन्हें हम सी टाइट भी कहते हैं, टेराकोटा के खिलौने देखने को मिले हैं। इन पर जानवरों की, यानी जो मोहरें हैं उन पर जानवरों की आकृतियाँ देखने को मिली हैं, कुछ लिखा हुआ मिला है। टेराकोटा यानी लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने देखने को मिले हैं। मोहरें काम आती थी स्टैम्प की तरह, यानी जो मोहरें थी वो एक तरीके से स्टैम्प की तरह काम आती थी, जो कि पहचान के लिए या निशान के लिए इस्तेमाल होती थी। इन मोहरों को हम का जो ट्रेड है वो मिलता है आपको मेसोपोटामिया। आज के समय हम बात करें तो वो इराक, ईरान है, जो कि उनके साक्ष्य वहाँ से देखने को मिलते हैं। ये मोहरें जो हैं वो रिकॉर्ड्स, एक तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए कि वहाँ ये जो मोहरें हैं वो मेलुहा उनको कहा जाता है, ये रिकॉर्ड्स में वहाँ पर मिली हैं, ये प्राप्त हुई हैं। सामान तोलने के लिए बाँट मिले हैं। तोलने के लिए जो सामानों का वेग किया जाता था, उनका वजन तोला जाता था, वहाँ उसको तोलने के लिए बाँटों के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये जो बाँट हुआ करते थे वो 16 के अंकों में रहते थे, जैसे कि 16, 32, 64, इस तरीके से 16 के मल्टीपल्स में वो बाँट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का, कि वो ये कि उस समय में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि वस्तुओं की अदला बदली। जो कीमती पत्थर है लैप्लाइजुनी का ट्रेड होता था। लाउजुनी है, जो एक तरीके से कीमती पत्थर माना जाता था, उसका आदान प्रदान होता था, यानी ट्रेड किया जाता था वहाँ पर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मंदिर या महल के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते।
एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि वहाँ पर जो लोग हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये माना जाता है कि वहाँ पे 2 तरीके की साइट मानी जाती थी, 2 तरीके के जगह मानी जाती थी। एक होता था ऊंचा स्थल और एक नीचा स्थल। ये माना जाता है कि जो राजा है, या एक तरीके से कहें कि जो वहाँ पे राजा, वैसे तो एक निश्चित राजा नहीं, लेकिन जो ऊंचे दल के जो लोग रहते थे वो किलाबंदी एक जो जगह रहती थी, जिसे हम कह सकते हैं कि ऊंचा साइड, जिसे हम अपर साइड भी कहते हैं, वहाँ पे रहते थे। और जो लोअर कास्ट के जो या मजदूर या छोटे गांव के लोग रहते थे वो नीचे स्थल पर रहते थे। जो ऊंचा स्थल रहता था वो चारों तरफ से महल को या कह सकते हैं उस साइड को चारों तरफ से किलेबंदी के रूप में प्रोटेक्ट करता था। और जो नीचा स्थल रहता था उसको हम निम्न स्थल, जो वो खुला रहता था, ओपन एरिया रहता था, ये माना भी जाता है। इसके अलावा कि वहाँ पे शासन किसी एक निश्चित राजा का नहीं होता था, बल्कि लोगों के किसी समूह का या दल का, या कह सकते हैं कि व्यापारियों का कोई समूह रहा होगा, वो शासन चलाता था। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई धार्मिक मान्यता के किसी चीज़ के साक्ष्य नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो मिलते हैं एक शिवलिंग जैसी आकृति, जिसको हम लिंगम कहते हैं। और ये साक्ष्य दिया भी मिलते हैं कि योनि की पूजा होती थी, यानी कि उस समय में मातृत्व शक्ति की का वर्चस्व था। मातृत्व देवी की मूर्ति मिली है, जो मिट्टी की मातृत्व देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पेड़ पशुओं की पूजा होती थी, पशुपतियों की मोहरें प्राप्त हुई हैं, यानी वहाँ से पशुपति की जो मोहरें हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। उस पर ही योगी जैसी मुद्रा और एक कह सकते हैं कि उस पे एक योग की मुद्रा में एक योगी की आकृति उस मोहर, पशुपति की मोहर से प्राप्त हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम बहुत सारी जगह पर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारे मेन फैक्ट्स थे, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे और जो अक्सर करके हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद।